सो हेलो एवरीवन। आगे के क्वेश्चंस लेवल 2 के हम लोग करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 46 हो गया था, 46 45 भी हो गया था, आप देख सकते हो 44 भी हो गया था, और इसके बाद अब 47 की बारी है। तो 47 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा लेंदी है और इसमें बॉयल्स लॉ का यूज होगा और सिंपल बैरोमीटर का कंसेप्ट का यूज होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फॉल्टी बैरोमीटर, ये सभी चीज़ों का यूज होगा। सो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ सिंपल बैरोमीटर ट्यूब कंटेन सम एयर इन इट। ठीक है, सिंपल बैरोमीटर में सम एयर कंटेन कर रहा है, पहला लाइन। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉल्टी बैरोमीटर है। ये क्या है? फॉल्टी बैरोमीटर का केस है। फॉल्टी बैरोमीटर, फॉल्टी बैरोमीटर, क्योंकि जो आइडियल बैरोमीटर होता है, जो वहां पर एयर नहीं रहता है ऊपर में, ऊपर क्या रहता है? वैक्यूम रहता है। ठीक है, आइडियल बैरोमीटर में वैक्यूम रहता है ऊपर में। ये जो मरकरी, जो हम लोग कहते हैं कि एक एटीएम किसके बराबर होता है? 76, क्या होता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ 76 सेंटीमीटर, एक मिनट, 76 सेंटीमीटर ऑफ इंच जी। ठीक है, यही ना? इसी को क्या कहते हैं? 760 mm ऑफ इंच जी भी कहते हैं। ठीक है, तो जो आइडियल बैरोमीटर होता है वो ऊपर में इसके एयर नहीं रहता है। ये जो दिखा रहा हूँ, ये जो एयर पॉइंट कर रहा हूँ, ये ट्यूब के अंदर है, यहाँ वैक्यूम रहता है, लेकिन यहाँ पहला लाइन ये कह दिया कि इसमें एयर है। ओके, एयर है तो इस एयर के चलते भी कुछ प्रेशर होगा। ठीक है, इस एयर के चलते कुछ प्रेशर होगा, तो हम मान लेते हैं कि इस एयर के चलते अपना मान लो कुछ P1 प्रेशर होगा। ठीक है, और इस मरकरी, ये मरकरी का अपना एक हाइट होगा। अ सिंपल बैरोमीटर ट्यूब कंटेन्स सम एयर इन इट, फुल स्टॉप। द लेंथ ऑफ द ट्यूब अबव द मरकरी लेवल इन द ट्रफ इज 80। तो ट्यूब का टोटल लेंथ कितना है? टोटल लेंथ, ट्यूब का टोटल लेंथ 80 है, 80 सेंटीमीटर ट्यूब का है, मरकरी लेवल का नहीं है। मरकरी लेवल तो द हाइट ऑफ मरकरी इन ट्यूब इज 71 सेंटीमीटर। तो ट्यूब का टोटल लेंथ 80 सेंटीमीटर है, लेकिन मरकरी लेवल कितना है? 71 सेंटीमीटर है। और उस मरकरी लेवल के ऊपर कुछ एयर ट्रैप्ड है, एयर कुछ फंसा हुआ है। होना चाहिए था वैक्यूम, वैक्यूम मतलब वहां कोई एयर नहीं रहना चाहिए था। ठीक है, at normal atmospheric pressure, what is the actual decrease in atmospheric pressure if the barometer reads 65 सेंटीमीटर? अब इस पहले वाले केस में, पहले वाले जो केस है, इसमें हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन दूसरे वाले केस में बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसको वो घट गया किसी कारण से। सेकेंड केस में जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घट गया, इसीलिए ये जो मरकरी लेवल है ये भी घट गया। कितना हो गया? अब ये 65 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मरकरी लेवल 65 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो एयर था इसका वॉल्यूम तो बढ़ गया होगा, क्योंकि पहले मरकरी का लेवल कितना था? 71 सेंटीमीटर। ओके, पहले नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अब आप कहोगे कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है तब तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ना चाहिए, लेकिन ये फॉल्टी बैरोमीटर है और इसमें ऊपर कुछ एयर ट्रैप्ड हो गया है, जो कि एक्सपेरिमेंट में कुछ गलती के कारण एरर हो जाता है, उसके चलते कुछ एयर ट्रैप्ड हो गया है, उसका भी प्रेशर हम ऐड करेंगे। तो हम पहले वाले केस को जब देखेंगे, तो केस नंबर 1 को जब हम लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? प्रेशर ड्यू टू एयर ट्रैप्ड, है ना? प्रेशर ड्यू टू एयर ट्रैप्ड, मान लो P1 है, ये जो एयर है ना ऊपर ट्रैप्ड है, इसके चलते मान लो प्रेशर P1 लग रहा है ना? ये प्रेशर P1 एग्जर्ट कर रहा है, प्लस 71 सेंटीमीटर ऑफ इंच जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सिंस लिक्विड सेम है, तो जो प्रेशर यहाँ होगा इस पॉइंट पे, वही प्रेशर यहाँ पर भी होगा। हमें पता है, जैसे कोई भी लिक्विड है, आप देखते होगे कोई भी लिक्विड है, तो जितना प्रेशर यहाँ लग रहा होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी लगेगा। क्यों? क्योंकि सेम लिक्विड है और सेम डेप्थ पे है। अब अंदर इसके और आप लिक्विड को करो, मान लो यहाँ मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर प्रेशर, तो यहाँ जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर भी होगा। क्यों? क्योंकि सेम डेप्थ पे है। समझ में आ रहा है? जितना डेप्थ यहाँ से इस लेवल से जितनी गहराई में ये पॉइंट है, उतनी ही गहराई में ये भी पॉइंट है। ठीक है, तो जब लिक्विड सेम होता है, और लिक्विड अलग अलग नहीं है, लिक्विड सेम होता है तो सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर लगता है। उसी तरह ये जो यहाँ पर जो लिक्विड है,
जो कि ऑफ कोर्स मरकरी है, वो यहाँ पर प्रेशर लग रहा होगा। तो इसीलिए मैं पीए को क्या लिखा हूँ, ये पीए को यहाँ पर ये पीए लग रहा होगा, ये भी यहाँ पर पीए, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, एट प्रेशर ड्यू टू एयर जो कि P1 है हम मान लिए हैं, प्लस 71 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि हम आपको पता है कि प्रेशर इक्वल टू HDG होता है, आया समझ में। तो जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं हम उसमें प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है किसी भी फ्लूइड में, और फ्लूइड में एयर और लिक्विड दोनों आते हैं, यानी कि गैसियस और लिक्विड्स दोनों आते हैं। तो जब हम पीए क्यों लिखे, पीए यहाँ पर लग रहा होगा, यहाँ पर लोवेस्ट पॉइंट पे, और यही यहाँ पर भी लग रहा होगा सेम, समझ में आ रहा है ये चीज, सेम डेप्थ पे है ना, सेम डेप्थ पे है। तो मैं यहाँ पर जितना होगा वो क्या लिखूंगा, P1 प्लस 71 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है, P1 प्लस 71 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब Pa कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो तो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना। इसी को क्या Hg इक्वल टू P1 प्लस 71 सेंटीमीटर ऑफ Hg लिख दूंगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू 76 माइनस 71 यानी कि 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यानी कि ये जो एयर ट्रैप्ड है उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर वो कितना प्रेशर लगा रहा है, 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg लगा रहा है। Hg कहने का मतलब है कि 5 गुने डेंसिटी ऑफ मरकरी गुने 10 कर दो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टोटल प्रेशर आ जाएगा। इसलिए मैं केवल हाइट ऑफ मरकरी कॉलम को यहाँ पर प्रेशर के रूप में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो उसे टेंशन नहीं लेना है कि प्रेशर तो हम एटीएम में हमेशा लिखते थे, अरे ये भी वही है, बस आप अगर एटीएम में बदलना है तो इसको 5/100 कर दो, ये मीटर में हो गया 5 सेंटीमीटर गुने 13.6 इंटू 10 के पावर 3 कर दो, ये डेंसिटी हो गया केजी पर मीटर क्यूब मरकरी का, और गुने 10 आप कर दो, ये हो जाएगा, जो आएगा वो एटीएम में आ जाएगा। उसी को यही लिखा हुआ है, इसी पूरे का वैल्यू ये लिखा हुआ है, ये चीज 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, क्योंकि HDG है ना, H ये हाइट हो गया, D डेंसिटी हो गया, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। तो पूरा बार बार न लिखे ताकि कैलकुलेशन बड़ा न जाए, इसके चलते हम लोगों ने इसे ऐसे ही रखा है। हमारा अंतिम चीज क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ द बैरोमीटर रीड्स 65 सेंटीमीटर। दूसरे केस में बाहर में क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट गया, ठीक है, हो सकता है उस एरिया में लो प्रेशर आ गया हो, होता है ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर जानते ही हो, ज्योग्राफी में पढ़े हो, तो वो घट गया, तो इसीलिए बैरोमीटर की रीडिंग घट जाती है। आपको पता है ना कि तूफान आने के पहले बैरोमीटर की रीडिंग घट जाती है, क्यों? क्योंकि जिस भी जगह में तूफान आने वाला होता है ना, उस एरिया में लो प्रेशर जोन बन जाता है, यानी कि वहां बहुत गर्मी करने लगती है। कभी आपने देखा है बारिश के समय जब भी मानसून होता है, तो जब बारिश होने वाला होता है तो बहुत ज्यादा हीट उस एरिया में होने लगता है, यानी कि उस एरिया में ना हवा चलती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। तो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि लगता है बारिश होने वाला है। या फिर अगर बहुत ज्यादा न के बराबर हवा चल रही है तो एक तूफान के साथ हवा चलती है और बारिश भी होती है। तो जब लो प्रेशर किसी जोन में बन जाता है तो ये जो बैरोमीटर का जो मरकरी लिक्विड है वो क्या होता है, वो नीचे की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रेशर घट गया है, तो किसी कारण से बाहर का प्रेशर घट गया, इसलिए मरकरी का लेवल 65 सेंटीमीटर तक ही रहा दूसरे केस में। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे कि पीए हमारा मान लेते हैं कि इस केस में जो नया वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो घटा है वो पीए डैश है, ठीक है, बाहर में पीए डैश है, यहाँ पर बाहर में पीए है, ठीक है, बाहर में पीए डैश है, और पीए डैश जो है वो क्या है, कम है पीए से। क्यों? क्योंकि ये घट गया है, ठीक है। तो पीए डैश इक्वल टू क्या करेंगे, P2। अब ये जो एयर है इसका भी अपना कुछ प्रेशर होगा, क्योंकि पहले से एयर ट्रैप्ड है, तो ये P2 मान लेते हैं किसके चलते कितना प्रेशर लग रहा है, P2। ये भी तो कुछ प्रेशर का आपको पता है ना कि फ्लूइड जो होते हैं, जो फ्लूइड्स होते हैं वो अपने वाल के वो कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये P2 प्लस क्या हो जाएगा, 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो जाएगा, ठीक है। अब ये दूसरा धारा चल रहा है, ये पहला केस हो गया है, सेकेंड केस के लिए हम इसको कर रहे हैं। तो पीए डैश अगर हमको निकालना है तो इसके लिए P2 निकालना होगा, और P2 के लिए हमें बॉयल्स लॉ करना होगा। तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एयर पहले से ट्रैप्ड है, और बॉयल्स लॉ आपको पता है कि P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2 होता है। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो हम मान के चलते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में देना चाहिए था कि ये सब होते हुए, ये सब होने के दौरान प्रेशर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहा। यहाँ पर लिख दो T इज इक्वल टू कांस्टेंट,
ठीक है, इसको तभी लगाना है जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो मुझे P2 निकालना है, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 V1 बाई V2। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से P2 क्या निकलेगा, ध्यान देना, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1, यानी कि P1 यानी कि पहले का एयर का प्रेशर। तो पहले का एयर का प्रेशर कितना है, 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। मैं जस्ट स्केल 5 लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, जस्ट स्केल 5 लिखता हूँ ऐसा, ठीक है, लिख देता हूँ, और क्या, 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg इंटू V1 पहले का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट होता है। पूरे वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, देखो, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट होता है। यहां तक केवल मरकरी था, है ना, वाटर नहीं था, मरकरी था, और इसमें एयर था। तो ये पूरा कितना था, 71 सेंटीमीटर पहले वाले केस में, 71 सेंटीमीटर। और पूरे टेस्ट ट्यूब का लेंथ कितना था, 80 सेंटीमीटर। ओके, 80 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ कितना होगा, तो 80 माइनस 71 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए है ना, ए है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, P2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। मैं P2 इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, P2 इज इक्वल टू, हम किसका प्रेशर निकालने हैं, बाद वाले केस में एयर का प्रेशर जो ऊपर में है उस सिंपल बैरोमीटर के टेस्ट ट्यूब में। तो P1 क्या है हमारा, कितना था, 5 था, 5 ही था, इंटू 5 सेंटीमीटर Hg इंटू, मैं केवल 5 लिख रहा हूँ अभी, उतना जगह नहीं है तो इसलिए, और 9 क्योंकि V1 है, 9 इंटू ए, क्यों, क्योंकि ये हाइट हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट ही तो वॉल्यूम होता है। ये 5 इंटू 9 इंटू ए। अब नीचे क्या लिखूं, V2 लिखूं। तो V2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, बाद का वॉल्यूम, बाद के वॉल्यूम देखो, बाद में क्या हो गया, बाद में ये जो बैरोमेट्रिक, ये जो मरकरी है, इसका केवल 65 सेंटीमीटर रह गया, देख रहे हो, बाद में सेकंड वाले केस में 65 सेंटीमीटर ही रह गया। तो बाद में क्या होगा, एयर का, ध्यान दो, इसको मैं कर ही देता हूं, बाद में क्या हुआ, बाद में ये 65 सेंटीमीटर रहा, थोड़ा सा और होना चाहिए ना, 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, पूरा 80 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 65 यानी 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर, ये तो हाइट हो गया, और ए तभी ना वॉल्यूम हो जाएगा बाद का V2, ए से ए कैंसिल, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, यानी कि P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यानी कि वैसे भी आपको पता है कि पहले इतना ही में ये एयर था, बाद में एयर का जो वॉल्यूम है बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटेगा। तो पहले P1 प्रेशर था ऊपर एयर का, P1 कितना था, 5 सेंटीमीटर ऑफ Hg था। अब वॉल्यूम बढ़ा एयर का, तो वो 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो गया, आ रही बात समझ में, 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg हो गया, तो प्रेशर घटा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, पी ए डैश, ये चीज, ये जो लिखा था ना यहाँ पर, तो पी ए डैश इज इक्वल टू, पी ए डैश क्या था, जो रिड्यूस्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर था बाहर में, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया, उसी के चलते तो बैरोमेट्रिक लिक्विड जो था, जो मरकरी का जो लिक्विड था, उसका लेवल डाउन हो गया। तो पी इज इक्वल टू, P2 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, प्लस 65 सेंटीमीटर ऑफ Hg, वो तो पहले से उसका लेयर है ही, तो ये क्या हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यानी कि वो जो लोअरिंग ऑफ प्रेशर था, वो बाद का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वो 68 सेंटीमीटर ऑफ Hg था, जबकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। लेकिन बाद का जो प्रेशर हुआ बाहर का, जो वो केवल 68 सेंटीमीटर हो गया। तो कितना का चेंज इन प्रेशर क्या हो गया, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चेंज इन एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो चेंज इन एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा पी ए माइनस, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, माइनस पी ए डैश, जो बाद का जो कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जो बाहर में कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो ये कितना होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg माइनस 68 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर ऑफ Hg। यानी कि ये चीज इतना
एक्चुअल डिक्रीज है, ठीक है, एक्चुअल डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना डिक्रीज हुआ। अगर इसी को और भी लिखना चाहो तो एटीएम में बदलना चाहो तो 8/100 कर दो मीटर में, इंटू 13.6 कर दो, क्या 10⁻³ क्या कर दो, ये डेंसिटी हो गया मरकरी का, इंटू 10 कर दो जी हो गया, यही एटीएम भी हो जाएगा। इसी को एटीएम भी लिखेंगे, ठीक है। ये किसके बराबर है, इसके, इतना एटीएम के भी बराबर है, ठीक है, इसको कर सकते हो, लेकिन दोनों आंसर सही है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अमूमन आंसर 8 सेंटीमीटर ऑफ एजीजी ही होगा, या फिर ये दोनों सही है, इसी को आप कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 8 गुने 13 इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है, इतना एटीएम। इसी को, ये भी आंसर है, दोनों सेम है। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसमें क्या था, ऊपर में एयर ट्रैप्ड हो गया था, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में फॉल्ट के चलते, सावधानी नहीं बरतने के चलते एक्सपेरिमेंट में ऊपर में एयर ट्रैप्ड हो गया था, और वही बाद में जब बाहर का एटमॉस्फेयर जो प्रेशर था वो किसी कारण से कम हुआ, है ना, उसके चलते एयर का वॉल्यूम बढ़ा, उसके बाद का प्रेशर को हम माप लेंगे और इसका प्रेशर ऐड कर देंगे, तो नया एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कम था उसको आ जाएगा, और पहले का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो पता ही था, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से बाद का कम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ, डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको घटा देंगे, तो नेट एक्चुअल चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको निकल जाएगा, और कितना है, 8 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है। तो ये हमारा आंसर हो गया। या उसी को एटीएम में आप क्या लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो, 8 इंटू, इसी को मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, चलो, 0 8 6 48 के 8 हाथ में रहल 4, 8 24 और 4 28 के 8 हाथ में रहल 2, 8 2 10, तो इतना एटीएम भी हो, ठीक है। ये ठीक है। एक मिनट, एक यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ, इतना एटीएम नहीं होगा, ये क्या होगा, ये पास्कल होगा, ठीक है, ये पास्कल होगा, पास्कल होगा। और एक एटीएम इजिकल टू क्या होता है, 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पर ये एटीएम नहीं होगा, ये पास्कल होगा, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेना, ठीक है। वही मुझे भी लग रहा था कि ये क्या मैं कर दिया हूँ, पास्कल होगा, ठीक है, इतना पास्कल। इसी को एटीएम में बदलना है तो ये बटा 10⁵ कर दो, एटीएम में बदल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करना है करो, थैंक यू।